नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। और नाम तो मेरा अभी सुना ही होगा। माय नेम इज़ छवि डागर और मैं यहाँ अभी साउथ कोरिया में एज अ जीके स्कॉलर पढ़ाई कर रही हूँ। जैसे कि आप मेरी लास्ट वीडियो चेकआउट कर सकते हैं जिसमें मैंने मेंशन किया है कि आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन कैसे फिल कर सकते हैं। तो आई हैड अनदर रिक्वेस्ट टू मेक वीडियो ऑन सिम कार्ड एंड करेंसी एक्सचेंज, या फिर फॉरेक्स कार्ड लेके आए, कैश लेके आए, कितना पैसा लेके आए एंड थिंग्स लाइक दैट। सो आज का वीडियो उसी बारे में होने वाला है और मैं आपको सिम कैसे लेके आना है, उसमें क्या रिचार्ज होना चाहिए, कैसे चेक करना है, क्या पता चलेगा, क्या बेनिफिट्स हैं, वो सब शेयर करूँगी। एंड उसके बाद करेंसी एक्सचेंज कैसे कराना है, क्या बेटर वेज हैं, और वो सब चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और साथ ही आपको क्या क्या टिप्स हैं जो आपको नहीं करनी है यहाँ पे आते टाइम और क्या करनी है वो मैं इसमें शेयर करूँगी। सो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू यू। अगर ये आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स कंटिन्यू। या सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सिम। तो सिम में क्या रहता है, जब मैं आने वाली थी तो आई हैड एयरटेल सिम जो कि मेरे इंडियन कार्ड से भी, मतलब मेरे बैंक अकाउंट से लिंक था। सो आई डोंट नो आपके कितने लोगों के बैंक अकाउंट ऑलरेडी आपके सिम से लिंक होंगे, बट उस केस में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप यहाँ पे अपना जो सिम है वो एक्टिव रखो। सो मेरे केस में क्या हुआ था, मेरे पास एयरटेल का सिम था एंड इवन माई रूममेट हैड द सेम सिम। तो हम लोगों ने क्या कराया था, क्योंकि आप जब कोरिया आते हो आपको एयरपोर्ट हो, बसेस हो, ट्रेन्स हो, हर जगह आपको वाईफाई मिल जाता है। डॉम में वाईफाई होता है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम कब आती है, जब आप बाहर जा रहे हो और आपको रूट्स नहीं पता है। आपको नेवर मैप या फिर काकाओ मैप्स और मैप वगैरह आपको एक्सेस करने होते हैं। इन दैट केस आपको नेट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो एयरटेल में क्या था कि 3000 अराउंड समथिंग का कोई एक रिचार्ज होता है जिसमें इंटरनेशनल कॉल्स और उसकी इंटरनेट फैसिलिटी होती है। तो आपको वो अपने ऑपरेटर के साइट पे चेक करना होगा। आई डोंट नो अबाउट अदर सिम ऑपरेटर्स कि उनके प्लान्स क्या क्या हैं और किस किस कंट्री के लिए वो प्लान्स अवेलेबल हैं। बट एयरटेल का क्योंकि मैं यूज़ करती थी तो उसका मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। तो उसमें ये 3000 का जो प्लान होता है उसमें आपको 2 GB इंटरनेट मिलता है पूरे साल के लिए। ये रिचार्ज पूरे साल के लिए होता है। तो हम लोगों ने ये रिचार्ज करा था जिसमें कुछ 20 SMS मिलते हैं। एंड आपकी सिम जो है, सबसे बड़ी बात है कि वो एक्टिव रहती है। जैसे ही आप लैंड होते हो कोरिया में, यहाँ के जो SK टेलीकॉम से आपका जो एयरटेल का सिम है वो प्रॉपर कनेक्ट हो जाता है, आपको अच्छा बराबर नेटवर्क आता है एंड आप इजीली अपना नेट यूज़ कर सकते हो। लाइक स्मॉल थिंग्स जैसे व्हाट्सएप हो गया, आप अपने फैमिली के टच में रह सकते हो, आप मैप्स को एक्सेस कर सकते हो। काकाओ टैक्सी वगैरह भी, जैसे कुछ लोग आते हैं और उनको एयरपोर्ट पर टैक्सी वगैरह बुक करनी होती है तो वो भी वो बुक कर सकते हैं। तो उन सब में इट विल बी हेल्पफुल। दूसरी चीज़ क्या होती है, उसमें एक ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि अगर आपको इंडिया से कॉल्स आ रहे हैं तो वो कॉल आप रिसीव नहीं कर सकते। इनकमिंग कॉल्स का फिर आपको अलग से एक्सपेंसिव चार्जेस पड़ते हैं, तो वो ना करो तो बेटर रहेगा। एंड दूसरी थिंग कि आप इवन आपको कॉल आ रहा है, आप उठा नहीं सकते तो आप उसको कट भी नहीं करेंगे। अगर आप उसको कट करेंगे देन अगेन आपको उसमें से मनी डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो फिर उतना फिजिबल नहीं रहता। एंड बट उसकी अच्छी चीज़ ये है कि 1 साल तक के लिए आपकी सिम एक्टिव रहती है। आपको सपोज आपके पास करेंसी एक्सचेंज के लिए आप अपने कार्ड वगैरह लेके आए हो तो आपका OTP भी आप रिसीव कर सकते हो। आपको जो SMS है वो नॉर्मल जैसे आते हैं वैसे आते रहेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। सो आई वुड रिकमेंड दिस रिचार्ज। अगर आप एयरटेल वाले हैं तो आप ये करा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई और सिम है तो फिर आपको अपने ऑपरेटर की साइट पे चेक करना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड दैट। दूसरी चीज़ क्या होती है, कुछ लोग होते हैं जो मतलब इंडिया में रहते रहते, क्योंकि जब हम आ रहे थे हमारे ही ग्रुप में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इंडिया में रहते रहते कोरियन सिम मंगा ली थी, विच वॉज नॉट अ परमानेंट सिम। ऑफ कोर्स वो टेम्प्रेरी सिम होती है, उनको वो पासपोर्ट बेसिस पे मिल जाती है। लाइक पासपोर्ट का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है उससे वो सिम तो इशू हो जाती है, बट वो टेम्प्रेरी सिम होती है। इट इज़ ओनली एक्टिव फॉर लाइक 30 days। उसमें भी कुछ प्रोसेस होता है, कुछ लोग आई थिंक रहता है उसमें कि उसको 1 महीना और एक्सटेंड करा लेते हैं, बट उससे ज़्यादा वो नहीं हो सकती क्योंकि वो टेम्प्रेरी सिम है। तो उसमें
वो गड़बड़ होती है। लेकिन फिर जब आपका सपोज आपका 2 महीने बाद या 1.5 महीने बाद आपका ARC आ रहा है, जो एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कोरिया में, तो आई वुड रिकमेंड, मैंने वही किया था। इवन दो हमको 2 महीने के लिए बहुत प्रॉब्लम हुई थी जस्ट 2 GB इंटरनेट पे बाहर सर्वाइव करने में, बट स्टिल यार बाहर आप मैनेज कर सकते हो बिकॉज एवरीवेयर यू विल हैव वाईफाई। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बट स्टिल मैनेज हो जाता है, इट्स समथिंग मैनेजेबल। तो हम लोग को फिर बहुत फ़ायदा हुआ था। बट हमारे जो बाकी फॉरेनर फ्रेंड्स थे उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आई थी कि दे गॉट दीज टेम्प्रेरी सिम्स फ्रॉम एयरपोर्ट। उन्होंने वहाँ पे एयरपोर्ट पे ख़रीद लिया, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, क्योंकि वो जो सिम था वो पासपोर्ट पे इशू होता है, एंड ऑलरेडी क्योंकि आपकी एक आईडी उस नंबर से लिंक है, तो फिर वो सेम नंबर से आपका ARC लिंक नहीं होता। आई डोंट नो व्हाट द सिचुएशन इज, मतलब क्या प्रॉब्लम है उसमें, बट ARC उसी नंबर से लिंक नहीं होता क्योंकि वो टेम्प्रेरी सिम है, तो वो फर्दर नहीं जाएगा। लेकिन जब अगर आपने ऐसे सिम नहीं लिया है, टेम्प्रेरी सिम नहीं लिया है, एंड आपका ARC सपोज 1.5 महीने या 2 महीने बाद आपको बन के मिल जा रहा है, आप सेम डे जाके तुरंत अपना जो है नया सिम यहाँ पे ले सकते हो। अकॉर्डिंगली जो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, 1 साल का, 2 साल जो भी है, आप नया सिम खरीद सकते हो और वो आपको परमानेंट नंबर मिल जाता है। तो उसमें आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि वो डायरेक्टली बैक एंड आपके ARC से लिंक होता है। और फिर जैसे आपका बैंक अकाउंट बनता है, वो उसमें भी आपका ARC का जो डिटेल्स है वो जाते हैं। तो सेम फ़ोन नंबर आपके डेबिट कार्ड से भी लिंक हो जाता है। तो यहाँ पे आप जितनी भी कोरियन ऐप्स फ्यूचर में यूज़ करोगे, उन सब में ये रहता है कि बैक एंड में ARC की सारी डिटेल्स उससे लिंक्ड रहती हैं। सो इन दैट केस वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो अगर आप पहले टेम्प्रेरी सिम के चक्कर में पड़ जाते हो तो फिर वो बाद में पूरा गड़बड़ हो जाता है और आपको दोबारा से मतलब नया सिम लेके और फिर बहुत झंझट होता है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप थोड़ा रुक के और ARC आने के बाद ही सिम लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो या दैट वाज इट। यस, सो अब बात करते हैं करेंसी एक्सचेंज की। तो यहाँ पे क्या रहता है एक्चुअली, यहाँ पे कोई फिक्स प्राइस नहीं रहता जैसे हमारा MRP रहता है इंडिया में। यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। तो लाइक सिटी टू सिटी आपके जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो चेंज होती रहती है। सो हम लोगों ने क्या किया था कि मैं, क्योंकि एक्चुअली मैं वर्क कर रही थी इंडिया में, मैं जॉब कर रही थी, तो मेरे पास ऑलरेडी मेरा अकाउंट था HDFC में। HDFC बैंक में आपको एक ऑप्शन रहता है मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड का, वो ऐसा कुछ दिखता है। सो ऐसा यस, मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड। तो ये जो रहता है एक्चुअली ये काफ़ी अच्छा कार्ड है, क्योंकि मैंने जब मतलब मैं रिसर्च कर रही थी कि कौन सा कार्ड लेना चाहिए या डॉलर्स में एक्सचेंज कराना चाहिए, तो उस टाइम पे मुझे पता चला था कि और भी बहुत सारे कार्ड्स हैं, लाइक नियो, कौन सा था मीनाक्षी, नियो ग्लोबल और थॉमस कुक, सबके मतलब अलग अलग ऐसे बहुत सारे कार्ड्स आते हैं। बट वो सब कार्ड्स क्या रहते हैं ना, वो जो लोग ट्रैवल के लिए बाहर जा रहे हैं उनके लिए वो थोड़े से फॉरेन मतलब ट्रैवल फ्रेंडली होते हैं। लेकिन आप यहाँ पे क्योंकि स्टडी पर्पज से आ रहे हो, तो आपको मतलब कार्ड्स की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, आपको इंडिया से पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इन दैट केस इमरजेंसीज के लिए आपको ऐसा कार्ड एक होना चाहिए बैकअप, अपार्ट फ्रॉम योर कोरियन कार्ड, कि आप यूज़ कर सकें इमरजेंसीज में। तो यस, तो जो HDFC का मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड है, अगर आप HDFC के ऑलरेडी यूज़र हैं तो इट्स वेरी गुड, आपके लिए बहुत ईजी है। वो कार्ड जस्ट आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपका वो बन के आपके घर पे आ जाएगा, नहीं तो आप अपनी नियरेस्ट ब्रांच से जाके उसको कलेक्ट कर सकते हो। उसमें भी स्पेसिफिकली मल्टी करेंसी कार्ड का ये फ़ायदा है कि इसमें 22 कंट्रीज़ की करेंसी को ये कार्ड सपोर्ट करता है, एंड कोरियन वॉन इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। तो साउथ कोरिया की करेंसी उसमें आ जाती है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके HDFC के जो सेविंग्स अकाउंट है उसमें आपका INR में पैसा ऑलरेडी है, उसको जस्ट आपको अपने फॉरेक्स कार्ड में लोड करना है। तो आप सिंपली उसको लोड कर सकते हो, उसका कोई अलग से चार्जेस नहीं लगता। जस्ट जो आपका कन्वर्जन रेट उस टाइम पे चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग वो आपका अमाउंट कैलकुलेट कर देगा, एंड 45 रुपीज़ आपका GST लगेगा उसमें, एंड दैट्स इट। बाकी उसमें और कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी या कुछ और अलग से चार्जेस नहीं लगते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम लोगों ने क्या किया था,
इस वजह से मैंने जितनी भी अपनी करेंसी थी, मतलब आई थिंक मैंने 40,000 कुछ इंडियन रुपीस अपने कार्ड में रखे थे अलग से, कि मैं जस्ट अपने कार्ड में लोड करके लेके आ गई थी। एंड जो मेरी रूममेट थी, क्योंकि हम लोग सेम यूनिवर्सिटी में थे, हमको पता चल ही गया था कि विल बी रूममेट्स एंड हम साथ में ही जाएंगे, सब कुछ करेंगे, तो उसके पास SBI का कार्ड था, क्योंकि उसके पास HDFC का कार्ड नहीं था। तो उसने फिर क्या किया, उसने डॉलर्स में करेंसी एक्सचेंज करवा के रख ली थी। तो उसके पास कैश था और मेरे पास फॉरेक्स कार्ड था। तो इस वे में हम लोग को काफ़ी कन्वीनियंट हो गया था। मतलब उसमें भी 40K के वर्थ के आई थिंक $500 कुछ कन्वर्ट कराए थे। एक चीज़ भूल के भी मत करना कि इंडियन करेंसी को आप कोरियन वॉन में कन्वर्ट करके कोरिया लेके आओगे। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि ये ईजिली अवेलेबल नहीं है इंडिया में, मतलब आपको ईजिली नहीं मिलेगा। सो आई वुड रिकमेंड, अगर आप कैश लेके आ रहे हो तो आई वुड रिकमेंड कि आप INR टू डॉलर्स में लेके आओ। अच्छी चीज़ ये होगी कि वो बहुत ही कम स्पेस लेगा, सो इट्स सेफ टू कैरी एंड ट्रैवल विद दैट मच अमाउंट। और आपको यहाँ पे डॉलर्स का, फिर जब आप डॉलर्स से उसको कोरियन वॉन में कन्वर्ट कराते हैं तो आपको अच्छा अमाउंट मिल जाएगा। उस टाइम पे आई थिंक 15.5% का कुछ तो भी कन्वर्जन रेट चल रहा था, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे फिर USD को कोरियन वॉन में अपने नीड्स के, अपनी नेसेसिटीज के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कराया बीच बीच में। और भी 8 लाख अराउंड पड़ गए थे। हाँ, तो हमको जो मतलब मीनाक्षी $500 लेके आई थी, उसका भी 8 लाख कोरियन वॉन के अकॉर्डिंग पड़ गया था। और मैं जहाँ पे अपना, मतलब जैसे आप कोई डिपार्टमेंट स्टोर जा रहे हो या फिर कहीं पे भी बड़ी जगह जा रहे हो, वहाँ पे आप इजीली अपना जो कार्ड है वो स्वाइप करके यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत कन्वीनियंट हो गया था। लेकिन जो मतलब ऐसे मार्केट्स होते हैं, वहाँ पे वो लोग कैश ही एक्सेप्ट करते हैं, स्पेशली जो सिटीज़, छोटी सिटीज़ हैं, वहाँ पे मतलब सिंपल जो नॉर्मल मार्केट्स होते हैं वहाँ पे इतना नहीं चलता है। तो इन दैट केस आई वुड रिकमेंड कि आप कैश लेके आओ, कैश में भी मतलब डॉलर्स में लेके आओ, और फिर यहाँ पे आके एक्सचेंज कराओ। अभी आई थिंक 16.5% का कुछ कन्वर्जन रेट चल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। तो आप US डॉलर्स में अगर करेंसी लेके आते हो तो आप यहाँ पे अच्छा मतलब अमाउंट आपको मिल जाएगा कोरियन वॉन में। एंड दूसरी चीज़ ये कि एयरपोर्ट पे ही सारा का सारा USD को कोरियन वॉन में कन्वर्ट कराने मत बैठ जाना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। वहाँ पे वो लोग अपने फीस के अकॉर्डिंग पता नहीं 10 चीज़ें लगा के ना, वो थोड़ा मतलब एक्सपेंसिव पड़ता है। लेकिन जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे हैं, सबके कैंपस में अलग से बैंक होता है, ATM होता है। तो वहाँ पे आपको इतने चार्जेस नहीं लगते, बिकॉज क्योंकि वो स्टूडेंट पर्पस के लिए है। तो आप वहाँ से एक्सचेंज कराना अपने मतलब US डॉलर्स को वहाँ से कराओगे तो बेटर रहेगा। एंड सपोज मान लो आपको एयरपोर्ट से टैक्सी लेनी पड़ रही है और उनको आपको पे करना पड़ेगा। सपोज आपका कार्ड, ऑल द वैसे यहाँ पे टैक्सी वालों के पास भी कार्ड स्वाइप की मशीन्स होती हैं। तो अगर आपका इंटरनेशनल कार्ड है और या फिर फॉरेक्स कार्ड है, तो आप उसको इजीली स्वाइप करके अपना पेमेंट कर सकते हो। बट जस्ट इन केस इट डजंट वर्क, तो आप थोड़ा सा मतलब एयरपोर्ट आते ही $100 या फिर $50 ऐसे कन्वर्ट करा लेना, और उससे आप ताकि अपना कैब का पेमेंट कर सको। एक और कार्ड रहता है SBI का भी फॉरेक्स कार्ड आता है, क्योंकि हम लोग के और GKS UG के भी 2 स्टूडेंट्स आए थे इंडिया से। तो उनमें से एक के पास क्या था कि उसके पास SBI का फॉरेक्स कार्ड है। और उसमें क्या रहता है, उसमें एक ड्रॉबैक ये रहता है कि वो ऐसे बहुत सारी करेंसीज को सपोर्ट नहीं करता। उसके पापा इंडिया से उसमें पैसे डालते हैं, और वो जब यहाँ से निकालती है तो यहाँ पे ATM की भी प्रोसेसिंग फ़ी लगती है 4000 कोरियन वॉन। और जितने भी वो पैसे निकाल लेगी, जितनी बार भी वो ATM से पैसे निकालती है, उसमें 4000 वॉन वो लगता है। और अलग से इंडियन रुपीज़ में भी वहाँ से भी कटते हैं पैसे, जो कि उनकी कन्वर्जन रेट और उन सबको मिला के एक साथ कटता है। बट ये कि हाँ, निकल जाते हैं पैसे। SBI का भी कार्ड निकलता है, और मेरी रूममेट का भी हम लोगों ने एक बार यूज़ किया था। उसका सिंपल ग्लोबल डेबिट कार्ड था, तो उससे भी निकल गया था, कोई इश्यू नहीं था। बट ये है कि जो मल्टी करेंसी HDFC का फॉरेक्स कार्ड है, इसमें कुछ झंझट नहीं होता, क्योंकि आप ऑनलाइन अपने आप ही सीधा नेट बैंकिंग से लॉगिन करके उसको लोड रीलोड कर सकते हो। जब भी आप देखो कि हाँ अभी ये कन्वर्जन रेट चल रहा है, अपने अपने कन्वर्जन रेट के हिसाब से आप अपना उसमें लोड कर सकते हो। तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, और ये हर जगह हर आउटलेट पे मतलब आप स्वाइप करके इसको यूज़ कर सकते हो।
तो मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैं आई थी एक चीज़ ये इससे गड़बड़ हो गई थी कि मैंने इससे कैश निकालने की कोशिश की थी बट इससे कैश नहीं निकल रहा था, क्योंकि आई डोंट नो, यहाँ पे पता नहीं चलता है किस एटीएम में वो इंटरनेशनल बैंकिंग का ऑप्शन एनेबल्ड है या किस में आपका फॉरेक्स कार्ड सपोर्ट करेगा नहीं करेगा। तो फिर मैंने ट्राई किया था तो मेरे उससे पैसे नहीं निकले थे, बट उसका ये अच्छा था कि वो मैं कहीं पे भी डाइसो हो गया या फिर कोई भी डिपार्टमेंट स्टोर, कहीं पे भी वो स्वाइप वाली, इवन सीयू वगैरह, सीयू जीएस, हर जगह वो मशीन में स्वाइप करने से ट्रांजैक्शन इजीली हो जा रहा था, तो वो उसका इशू नहीं था। तो जिनका बैंक अकाउंट HDFC में है वो HDFC का ये मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड बना सकते हैं। बाकी अगर आप कैश लेके आ रहे हैं तो INR को USD में लेके आए और यहाँ पे आने के बाद आप उस डॉलर्स को कोरियन वॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास SBI का जो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है उसमें जस्ट मेक श्योर कि उसमें इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन है वो एनेबल रहे, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि थोड़े टाइम की बात है बट आपके पास एक रहेगा। एंड कन्वर्जन रेट अभी अच्छा चल रहा है, तो 16.5 की वजह से आपको अच्छा रेट मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। एंड व्हाट एल्स, हाँ, एयरपोर्ट से कैश मत निकालना, अपनी यूनिवर्सिटी कैंपस में आसपास देखना कि कहाँ से आप बैंक से निकाल सकते हो और ट्रांसफ़र कर सकते हो। और स्कॉलरशिप आने में मतलब यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वो वैरी करता है, किसी की यूनिवर्सिटी 1 महीने बाद दे देती है स्कॉलरशिप, किसी की 2 महीने भी लगाती है। बट ये है कि आपको जब आप आते हो जितना भी टाइम बाद वो स्कॉलरशिप मिल रही है वो सब अमाउंट आपको जब मिलता है तो वो पीछे का अमाउंट भी मिलता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो हर सिटी में डिफरेंट है, सो अकॉर्डिंगली लेके आना। 50,000 तक आई थिंक इट्स इनफ, क्योंकि जो लोग सोल में रहते हैं उनके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। हम दोनों 40 लेके आए थे, सो इट वॉज ओके फॉर अस टू मैनेज। दूसरी चीज़ ये है कि पैसा कितना भी खर्च करो वो कम पड़ता है, इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि जब तक आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है जो फालतू के खर्चे हैं उनको थोड़ा अवॉइड करके जो नेसेसिटीज़ हैं उन पे खर्चा करो, तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। एंड यस, स्कॉलरशिप आने के बाद फिर आप अपना कर सकते हो जो भी आपको खर्चा करना है, बट उससे पहले आई वुड सजेस्ट, क्योंकि कोई भी कभी भी कोई भी इमरजेंसी भी आ सकती है, मेडिकल हो या कुछ भी हो, उस टाइम पे आपके पास ज़्यादा इंश्योरेंस वगैरह की भी चीज़ें नहीं रहती हैं, तो इसीलिए देख के चलना। और सोल वाले थोड़े 50,000 तक लेके आएंगे तो चलेगा, बाकी जो थोड़ी छोटी सिटीज़ में है वो कम भी लाएंगे, 40,000 तक भी लाएंगे तो चलेगा, एंड अकॉर्डिंगली आपको मैनेज करना पड़ेगा। सो दैट वॉज इट। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं यू कैन ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन। आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आई होप आपका आगे जो भी प्रोसेस की चीज़ें हैं वो सब अच्छे से स्मूथली हो जाए, एंड गुड लक। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ रीच आउट कर सकते हैं बिकॉज आई एम मोर एक्टिव देयर। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।